दोस्तों, हमने आपको बिहार में हुए अब तक की जितनी भी जातीय संघर्ष की कहानी है वो लगभग सुना चुके हैं। इन्हीं कहानियों को देखते हुए आप लगातार कमेंट में यह पूछते थे कि ये सब नरसंहार हुआ ठीक है, कभी भूमिहारों ने नक्सलियों को मारा तो कभी नक्सलियों ने भूमिहारों को, लेकिन इसकी जड़ कहां से शुरू होती है और बिहार कैसे इन सब में इतना उलझ गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी इन्हीं सब सवालों का जवाब देगी जो करीब 70 के दशक में शुरू हुआ था और अगले 4 दशकों तक बिहार को अपने जद में रखा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जगदीश महतो से, जिसे लोग मास्टर साहब के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं की कहानी सुनाते हुए आप इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि इसमें किसी भी जाति को सही या गलत नहीं बताया गया है और ना ही हम व्यक्तिगत रूप से किसी के पक्षधर हैं, बल्कि जो पिछले 5 दशकों में बिहार ने देखा है उसी का लेखा जोखा इस वीडियो में आपको जगदीश महतो के कहानी के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जगदीश महतो का जन्म साल 1936 में बिहार के भोजपुर जिले के साहर ब्लॉक के इकवारी गांव में हुआ था। वह अपनी बेसिक एजुकेशन इकवारी से ही किए और फिर 8वीं कक्षा में आरा के जैन स्कूल में एडमिशन लिए। यहां से वह फर्स्ट क्लास में मैट्रिक की परीक्षा पास करके पटना कॉलेज में इंटर में एडमिशन लिए। इसके बाद साल 1963 में वह छपरा के राजेंद्र कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। अपने ग्रेजुएशन के समय से ही उसे समाज में अंदर तक फैले जाति पाति का आभास हुआ, जब कॉलेज में सवर्ण छात्र उसके साथ ना तो हॉस्टल शेयर करते थे और ना ही साथ में खाना खाते थे। जगदीश महतो खुद कोयरी समाज से आते थे। इसके बाद उसने अपने जाति के ही और छात्रों को साथ मिलाया और कॉलेज में ही आंदोलन शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल में छात्रों को बिना उसकी जाति देखे रूम अलॉट करना शुरू कर दिया। यह जगदीश महतो की पहली जीत थी, लेकिन अभी लंबा संघर्ष बाकी था। साल 1964 में जगदीश महतो को शिक्षक की नौकरी मिल गई और वह औरंगाबाद के अंबा हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ वह सामाजिक कामों में भी इन्वॉल्व रहते थे। इसी वजह से उन्हें मास्टर साहब का निकनेम मिल गया। अब जगदीश महतो की पहचान मास्टर साहब के रूप में ही होने लगी थी। इसी बीच जगदीश महतो को यह लगा कि क्यों ना अपने उसी स्कूल में सेवा दी जाए जिससे वह पढ़ाई किए हैं। इसके बाद साल 1966 में वह अपना ट्रांसफर लेकर आरा के जैन स्कूल में आ गए, लेकिन उनका प्रभुत्व इतना ज्यादा था कि औरंगाबाद के अंबा हाई स्कूल के कई छात्र आरा के जैन स्कूल में अपना नाम लिखवा लिए और यहीं से अब सब कुछ सही चलने लगा था। अब साल 1967 में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राम नरेश राम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, जिसे जगदीश महतो खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन जगदीश महतो पोलिंग बूथ पर गए। वहां जाकर वह देखते हैं कि भूमिहार समाज के कुछ लोग लाठी के दम पर दलित समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। जगदीश महतो ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भूमिहारों ने उसे जमकर पीटा। उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसे महीनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि राम नरेश राम वह चुनाव हार गए। ध्यान दीजिए कि यह साल 1967 चल रहा था जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में कानू सान्याल के नेतृत्व में कम्युनिस्टों का भयंकर उदय हो रहा था, जिसे बाद में नक्सली का टैग मिलने वाला था। वह बेसिकली गरीब किसान और दलितों की आवाज उठा रहे थे। इसी बीच जगदीश महतो की मुलाकात चारू मजुमदार से होती है, जो एक नामी नक्सल लीडर होते हैं। चारू मजुमदार से मिलने के बाद जगदीश महतो की विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने क्षेत्र में दलितों के प्रति हो रही क्रूरता से निपटने की कसम लेते हैं। इसके बाद वह सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ते हैं और अब पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट लीडर बन जाते हैं।
अब यहाँ से एक नई पार्टी का जन्म होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि भाकपा माले। इसी पार्टी के तहत जगदीश महतो, राम नरेश राम और रामेश्वर अहिर के साथ मिलकर गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज उठाते हैं और यह आवाज कोई गांधीवादी नहीं बल्कि हिंसक होती है। अब इन लोगों का एक सीधा सा फॉर्मूला सेट था कि जो भी जमींदार हमें सताएगा हम उसकी जान ले लेंगे। जगदीश महतो अब अपने समर्थकों के साथ दलित बस्ती में जाने लगे और उनसे कहने लगे कि तुम किसान हो और किसान का कोई भी काम बिना लाठी के नहीं होता है, इसलिए कहीं भी निकलो तो अपनी लाठी के साथ निकलो और किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार मत सहो। यह बात दलितों को पसंद आया क्योंकि सालों से उन्हें सताया जा रहा था और उनके परिवारों को एक बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता था। इसलिए एक गुस्सा उनके अंदर भी था जिसे जगदीश महतो ने हवा दे दी। दोस्तों, यहाँ पर एक कड़वा सच आपको बताना जरूरी है कि इस क्षेत्र के कई ऐसे जमींदार थे जो अपने खेतों में काम करने वाले दलित और उनकी बहू बेटियों को अपनी जागीर समझते थे। वे दलितों को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे और उनकी औरतों को कमोबेश एक सेक्स स्लेव की तरह, और जैसे ही विरोध का कोई आवाज उठता तो उसे वहीं पर बल प्रयोग करके शांत करवा दिया जाता। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दलित लोग अपने लिए जीना ही भूल गए थे। वे बस अपने उन मालिकों के लिए जीते थे जो उनको 2 वक्त की रोटी देता था। ना तो उसके आत्मसम्मान की कोई कदर थी और ना ही इज्जत और आबरू की। इन दलितों में मुख्य रूप से दुसाध, मुसहर और चमार जाति के लोग शामिल थे। लेकिन जगदीश महतो के आवाज से सभी ने एक बार फिर से सम्मान में सर उठाना सीख लिया था और इसका नतीजा यह हुआ कि 70 का दशक आते आते कई जमींदारों को मौत के घाट उतार दिया गया, खासकर उनका जो दलित औरतों की इज्जत के साथ खेलता था और उनके साथ बाय फोर्स फिजिकली इन्वॉल्व्ड था। अब इस पूरे सीन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसने जगदीश महतो के टैक्टिक्स को और मजबूत बनाया और उस शख्स का नाम था गणेशी दुसाध। गणेशी दुसाध उसी साहर ब्लॉक के चौड़ी गांव का रहने वाला था और वो एक हट्टा कट्टा जवान था जो पहलवानी भी करता था। उसका कद काठी एक फाइटर की तरह था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वह एक बंधुआ मजदूर का बेटा था, इसलिए उसको ज्यादा आजादी नहीं थी। लेकिन जब इकबाड़ी गांव में जगदीश महतो का उदय हुआ तो गणेशी दुसाध को लगा कि ये तो मेरे मतलब की बात हो रही है और वो बिना कुछ सोचे ही जगदीश महतो के साथ आ गया। अब जगदीश महतो ने गणेशी दुसाध को लीडर बनाकर एक गुरिल्ला फाइटर तैयार किया जो ऐसे जमींदारों को अपना टारगेट बनाता था जो अय्याश किस्म का था और वे महाजन भी जो दलितों को पैसे ब्याज पर देता और बदले में उसके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलता था। अब गणेशी दुसाध का सोलो टारगेट हो गया था ऐसे जमींदारों और महाजनों को चिन्हित करना और उसे मारना। इसी सिलसिले में करीब दर्जन भर ऐसे जमींदार और महाजन मारे गए। अब इन लोगों को जगदीश महतो से ज्यादा खौफ गणेशी दुसाध का होने लगा और देखते ही देखते गणेशी दुसाध उस इलाके में दलितों का हीरो बन गया। इस बीच जगदीश महतो भी अपने नेता साथियों के साथ मिलकर एक हरिजनिस्तान नाम का आंदोलन चलाया जिसमें वह सरकार से हरिजन यानी कि दलितों के लिए अलग बस्ती और खेती के लिए जमीन की मांग करने लगे। इस आंदोलन को हवा देने के लिए वे लोग कई महीनों तक रात रात भर लालटेन और टॉर्च की रोशनी लेकर दलित बस्तियों में जाते रहे और वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ते रहे। धीरे धीरे यह आंदोलन बड़ा होने लगा था और यह अब वहां के जमींदारों को खटकने भी लगा था। लेकिन जमींदार सब भी अब उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से बचने लगे थे क्योंकि अब गणेशी दुसाध के आने से वे और ज्यादा आक्रामक हो गए थे और उनको मारने से वह पीछे नहीं हटते। इसलिए अब जगदीश महतो के लिए साजिश रचने का खेल शुरू होता है। इस समय का माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि रात को दलित बस्ती के लोग अलर्ट होकर सोने लगे थे और अपने साथ हमेशा ही लाठी और कुछ हथियार रखते थे ताकि जमींदारों से मुकाबला किया जा सके। इसी बीच जमींदार भी जगदीश महतो को घेरने की फिराक में थे कि किसी दिन अकेले में इसका काम तमाम किया जाएगा।
फिर तारीख आती है 10 दिसंबर 1972 की। इस सर्द रात में जगदीश महतो किसी आंदोलन में शामिल होने के बाद अपने एक साथी रामायण राम के साथ घर जा रहे थे और वे दोनों पैदल ही थे। उनके पास हथियार भी था और वो निश्चिंत होकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में घात लगाए जमींदारों के एक दस्ते ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि जगदीश महतो सिर्फ 2 लोग थे, तो ऐसे में वह प्रतिकार करने के बजाय वहां से भागना मुनासिब समझे और भागकर बिहिया गांव के एक दलित बस्ती में जा पहुंचे। लेकिन जमींदारों ने अफवाह फैला दिया कि बस्ती में चोर घुस गया है और आक्रामक बैठे बस्ती वालों ने हमला शुरू कर दिया। जब तक जगदीश महतो और उनके साथी रामायण राम यह कन्फर्म करते कि वे कौन है, तब तक दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी जा चुकी थी। और यह एक आयरनी ही बन गया कि जिनके लिए जगदीश महतो ने अपना जीवन खपा दिया, उनके हाथों से ही उसे मौत मिली। जगदीश महतो के जाने से यह पूरा आंदोलन ढीला पड़ गया और इसी के 6 महीने बाद ही भोजपुर के लोकल जमींदार सब मिलकर पुलिस प्रशासन की मदद से 6 मई 1973 को गणेशी दुसाध को भी मरवा दिया। और इसके बाद भोजपुर जिले में जो नक्सली मूवमेंट शुरू हुआ था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। लेकिन फिर कुछ समय बाद यह एक बार वापस जोड़ पकड़ा और यहाँ की सत्ता पर साल 1995 में पहली बार भाकपा माले के उम्मीदवार काबिज हुए और तभी से भोजपुर जिला उसका गढ़ माना जाता है। हालांकि बाद के सालों में यहाँ भी इक्वेशन बदला और कई राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसके बारे में हम आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यही थी बिहार के पहले नक्सली कमांडर कहे जाने वाले जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब की पूरी कहानी। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।